Hello student, my name is Kamar and I welcomes you all to your own study channel FPA Exam Prep। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि पॉलिटिकल साइंस के हैं। 2023 के जो CUET का पेपर था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमने मेन क्वेश्चंस उठाए हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने उसमें से चुन के उठाए हैं, तो वो आपके आने वाले एग्जाम में भी आपको बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनकी मैंने ईयर्स लिखे हैं आगे, तो ये तो इजी हो जाएगा आपके लिए भी। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979 में हुआ था। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल 1989, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन 1991, रशियन रेवोल्यूशन 1917 एंड वार्सा पैक्ट 1955 में। तो ये तो इजी हो जाएगा हमारे लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 1975 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे आ जाएगा 1955, तीसरे नंबर पे आ जाएगा 1979, चौथे पे आ जाएगा 1989 एंड फिफ्थ पे 1991। तो इस हिसाब से हमारे पास जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनता है वो बनता है, पहला हमारा डी, उसके बाद सेकंड हमारा बनता है ई, उसके बाद थर्ड हमारा बनता है ए। बट यहाँ पे मैंने एक बार ये टैली किया था, मैंने खुद भी चेक किया था, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे बी आएगा। थर्ड बनता है हमारा ए, बी एंड सी। तो क्रोनोलॉजिकल के हिसाब से ऑर्डर से जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ए ई ए बी सी। सबसे पहले हमारे पास रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद वार्सा पैक्ट हुआ था, उसके बाद सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हुआ था, उसके बाद फॉल ऑफ बर्लिन वॉल हुआ था और डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन सबसे लेट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेक डाउन ऑफ यूएसएसआर, रशिया का ब्रेक डाउन जो है उसको सोवियत डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन कहते हैं। उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? तो इसमें सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस था पॉलिटिकल उनका, एंड ग्लोबल वॉर ऑन टेरर ये तो नहीं था, एंड ऑफ कोल्ड वॉर कॉन्फ्रंट्रेशन ये था, कोल्ड वॉर एंड होने का था। उसके बाद हमारा था फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ये था, और उसके बाद गल्फ वॉर नहीं था, एंड पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड, दिस वन इज आल्सो हैपेंड एट दैट टाइम। तो द करेक्ट आंसर इज बी, सी एंड ई। हमें देखना है कौन से ऑप्शन में आएगा, बी, सी एंड ई। हमारे फोर्थ वाले ऑप्शन में बी, सी एंड ऐसा आता है, बी, सी एंड ई ओनली। तो ये जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के टाइम, तो ये हुए थे। एंड ऑफ कोल्ड वॉर हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, एंड द पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें मैच करना है कौन से ईयर के साथ कौन सा जो है ऑपरेशन जो है वो किया गया, कौन से ईयर में। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास ऑप्शन डेजर्ट, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ऑप्शन इन्फिनाइट रिसर्च, उसके बाद आता है हमारे पास ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, एंड फोर्थ वन इज ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो इसकी लिए हमें इनकी डेट्स मालूम होनी चाहिए। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो हमारा हुआ था वो हुआ था 1990 में। ऑपरेशन इन्फिनाइट रिसर्च हुआ था 1998 में। ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम हुआ था हमारा 2001 में, एंड इराकी फ्रीडम का ऑपरेशन जो हुआ था वो 2003 में हुआ था। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो मैच लिस्ट वो ऑप्शन के हिसाब से कौन सी बनती है, A2 एंड B1। A2 एंड B1 देखो जिसमें है तो दूसरे कैंसिल, A2 एंड B1, A2 B1, दिस वन ये भी कैंसिल, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ वन A2 B1 C4 एंड D3
इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हु वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985? 1985 में जनरल सेक्रेटरी कौन थे सोवियत यूनियन के? जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी के कौन से थे? वो थे हमारे मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, इनके भी ईयर मैंने लिखे हैं, जो थोड़े टफ थे वो मैंने ईयर, टफ तो नहीं था, एशियन का पता है सबको, चाइना टेक ओवर ऑफ तिब्बत का पता है, ओपन डोर पॉलिसी कब हुआ था ये पता है, बट मैंने फिर भी लिख दिए हैं कि आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियन हुआ था 1967 में। चाइना टेक ओवर ऑफ तिब्बत के ऊपर जो चाइना ने कब्जा किया 1950 में किया। ओपन डोर पॉलिसी जो चाइना ने अडॉप्ट की 1978। एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942 एंड द यूरोपियन यूनियन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1992। तो इसको भी सेम उसी तरीके से इवेंट्स के हिसाब से, पहले कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, उस हिसाब से हमने इसको भी यहाँ पे आंसर देखना है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा हमारे पास 1945, 1950, 1967, 1978 एंड 1992। उस हिसाब से पहला ऑप्शन हमारा डी आएगा, ये दोनों कैंसिल। ये एलिमिनेशन मेथड आपको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन हमारा पहला ऑप्शन डी आएगा, उसके बाद हमें दूसरा देखना है, दूसरा बी आएगा, तो फिर ये भी कैंसिल, एंड फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। मार्शल प्लान रेफर्स टू, मार्शल प्लान जो है वो क्या दर्शाता है, उसकी क्या डेफिनेशन है और किस चीज के रिलेट करता है मार्शल प्लान? तो मार्शल प्लान हमारा रिलेट करता है, इसको नहीं करता, इंटरनेशनल फोरम ऑफ वॉर क्रिमिनल्स नहीं करता, अमेरिकाज मैसिव फाइनेंशियल हेल्प टू यूरोप, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। जब यूरोप में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे तो अमेरिका ने जो फाइनेंशियल हेल्प की थी, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया था यूरोप को, तो तब उन्होंने एक प्लान बनाया था मार्शल प्लान, उसी के तहत जो उन्होंने यूरोप की हेल्प की थी अमेरिका ने। तो यही है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अमेरिका मैसिव फाइनेंशियल हेल्प टू यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ओईसीडी। ओईसीडी की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सपर्ट कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, नहीं ये नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनर्जी कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोप कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है सेकंड वन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर ऑफ ओईसीडी। तभी मैंने आपको कहा था कि ईयर्स, कल वाले लेक्चर में, कि ईयर्स एंड फुल फॉर्म्स CUET के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख के जाना पड़ेगा। उसके बाद एशियन वाज एस्टेब्लिश्ड, पिछले में हमने पढ़ा 1967, ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इश्यू बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो मेजर इश्यू अभी रिसेंटली जो भी चल रहे हैं वो क्या है? तो सबसे पहला है टेररिज्म। नहीं, टेररिज्म का बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है बांग्लादेश से। इंडिया के और बांग्लादेश के वाटर डिस्प्यूट भी इतना मेजर नहीं है, थोड़ा है वो, लेकिन उतना मेजर नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक रिलेशन भी इज नॉट दैट मच रेलिवेंट, बट इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है? ये वाला इन्फिल्ट्रेशन इज द करेक्ट आंसर, बट लेट मी एक्सप्लेन यू। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है? इन्फिल्ट्रेशन ये होता है कि इलीगल immigrants from Bangladesh, बांग्लादेश से जो इलीगल तरीके से जो भी लोग इंडिया में रहने आते हैं, दैट वाज द बिगेस्ट एंड मेजर प्रॉब्लम जो इंडिया को फेस करनी पड़ती है, तो वो उसी को इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड पे पहले नंबर पे पहुंच गई, ऊपर से बांग्लादेश के भी जो हैं 10-20% जो लोग इंडिया में रहने आते हैं, तो
सबसे बड़ा काज यही है कि इन्फिल्ट्रेशन, यही है कि इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा उसको मुश्किल हो जाता है बैलेंस करना, ठीक है। द इंडिया पीस कीपिंग फोर्स IPKP वाज सेंट टू श्रीलंका व्हेन, सॉरी, तो ये वाई, इसका वाई का आंसर मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया की जो श्रीलंका में जो इंडिया पीस कीपिंग फोर्स थी वो क्यों गई थी, तो रीजनल डिस्प्यूट्स थे, कुछ डिस्प्यूट्स बिटवीन श्रीलंका एंड तमिलनाडु, उस वजह से जो है इंडिया ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेजी थी। और वो कब भेजी थी? 1987 में अपनी पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेजी थी इंडिया ने, ठीक है। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल टिल 2006 वाज, 2006 तक नेपाल में कौन सी टाइप की गवर्नमेंट थी, कौन सी किस्म की गवर्नमेंट जो नेपाल में रूल करी थी 2006 तक, तो वो थी कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी नहीं थी, डेमोक्रेटिक नहीं था, कम्युनिस्ट नहीं था, वो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की समझ रहे हो? मोनार्की ये होता है कि जैसे एक राजा बना, उसके बाद उसका बेटा राजा बना, उसके बाद उसका बेटा बना, तो दिस इज द पैटर्न ऑफ मोनार्की, ठीक है। मोनार्की इसी को बोलते हैं कि जो एक पैटर्नल जो भी मतलब रूलिंग होती है, बाप पहले बाप बना, फिर बेटा बना, फिर पोता बना, उस तरीके से उसको बोलते हैं मोनार्की, मोनार्किकल सिस्टम, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो था वो वाली गवर्नमेंट थी नेपाल में 2006 से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज कन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, पहले हमने बांग्लादेश के साथ कन्फ्लिक्ट देखा, अभी पाकिस्तान इशू, पाकिस्तान इज ओवर स्ट्रेटेजिक इशू लाइक, इंडिया का जो इशू है पाकिस्तान के साथ वो क्या है, तो वो हम देखेंगे। इंपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस फ्रॉम अफगानिस्तान नहीं, रोल ऑफ नॉन रिलीजन पावर इन साउथ एशिया नहीं, इंडिया डिमांड फॉर परमानेंट सीट सिक्योरिटी काउंसिल, उससे तो पाकिस्तान को कोई मतलब ही नहीं है। तो जो हमारा आंसर आने वाला है कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कंट्रोल है, जो आए दिन जो इंडिया और पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट चलते हैं वो इसी मुद्दे पे चलते हैं। और सियाचिन ग्लेशियर के बारे में मैं आपको बता दूं कि इट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल ग्राउंड, सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे हाइट पे सबसे ऊंचा जो बैटल ग्राउंड है वो सियाचिन ग्लेशियर है, और इसी की वजह से इंडिया के और पाकिस्तान के आए दिन क्राइसिस चलते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले बनी कब थी? 1995 में बनी थी, 1 जनवरी 1995 में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी थी, ठीक है। उसके बाद इसका जो इन्होंने पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994, गलत है, 1905 में बनी थी। ऑल डिसीजन आर टेकन बाय 5 डोमिनेंट इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड, गलत है। इट फॉर्मुलेटेड रूल्स फॉर नेशनल एंड इंटीग्रेशनल ट्रेड, नहीं, ये नेशनल के रूल्स तो नहीं बनाती है, खाली इंटरनेशनल के बनाती है। उसके बाद इट सक्सीडेड जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, गेट, इसने जो मतलब ट्रेड एंड टैरिफ्स के जितने भी जर्नल एग्रीमेंट्स हैं उसको ये जो है वो सक्सीड करती है और उसके ऊपर रूल करती है, ठीक है। इसका मेन काम यही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैच लिस्ट विद मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, एटम्स फॉर पीस 4th हो गया पहले नंबर पे, रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड दूसरे नंबर पे, B2 आ गया, इकोनॉमिक्स एंड सोशल कॉर्पोरेशन तीसरे नंबर पे आ गया, एडवोकेसी है यहाँ पे हम ठीक हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन एक बार दोबारा से देखते हैं, ठीक है। A4 हो गया, A4 इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद B1 दिस वन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर A4 B1 C2 एंड D3, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बाय मिस्टेक। Choose the correct option that correctly represent political consequences of globalization. Globalization के political consequences क्या थे, क्या हुए अभी,
उनका हमने ऑप्शन देखने हैं। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर इंक्रीजेज, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है ग्लोबलाइजेशन से। स्टेट विद ड्यू फ्रॉम द मेनी ऑफ इट्स वेलफेयर फंक्शन, सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन इंक्रीज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ऑफ डेक्लाइन, इसका भी कोई मतलब नहीं है। सिक्योरिटी से भी कोई मतलब नहीं है। इसका तो आंसर है द स्टेट्स विद ड्यू फ्रॉम मेनी ऑफ इट्स वेलफेयर फंक्शंस। ठीक है, इसका दो करेक्ट आंसर है द स्टेट विद ड्यू फ्रॉम मेनी ऑफ इट्स वेलफेयर फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जयप्रकाश नारायण बिलोंग्स टू, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं जयप्रकाश नारायण? सबसे पहले मैं बता दूं तो इन्होंने 1934 में ये वाली पार्टी ज्वाइन की। और पार्टी कौन सी ज्वाइन की इन्होंने? कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की, भारतीय जनसंघ ज्वाइन की, सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन की या स्वतंत्र पार्टी ज्वाइन की थी? स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर विल बी सोशलिस्ट पार्टी। इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी 1934 में ज्वाइन की थी। Identify the leader who said dash in 1963 that all senior congressmen should resign from the office to make the way for younger party workers। ऐसे कौन से इनमें से लीडर थे जिन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस में जितने भी ओल्ड एज पार्टी मेंबर्स हैं उनको रिजाइन करना चाहिए और उनकी जगह यंगस्टर्स को पार्टी का मेंबर बनना चाहिए। ठीक है, यंगर्स को पार्टी वर्कर्स बनना चाहिए। तो ये कहा था के कामराज जी ने ये कहा था 1963 में कि जितने भी कांग्रेस के सीनियर वर्कर्स हैं उनको रिजाइन ले लेना चाहिए और जितने भी यंग वर्कर्स हैं उनको इन फील्ड में आके काम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर से वही क्वेश्चन मैच वाला, मैच वन विद लिस्ट टू। पहला आता है हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, मर्जर एग्रीमेंट, विशालांतरा मूवमेंट एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, पहला हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या होता है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन होता है जी हमारा स्टेट एग्री टू बिकम ए पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया जब होता है तो उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन बोलते हैं। मर्जर एग्रीमेंट, स्टेट यूनिट्स विद द सेंटर, स्टेट जब सेंटर्स के साथ मिलती है उसको मर्जर एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, विशालांध्रा मूवमेंट होता है उसके मूवमेंट के तहत क्या हुआ था, जब तेलुगु स्पीकिंग एरियाज जो थे वो मद्रास प्रोविंस से सेपरेट हुए थे तो उस मूवमेंट को विशालांध्रा मूवमेंट बोलते हैं। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है विड्रॉइंग ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट्स का काम करती है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है A2 एंड B1, A2 B1 C4, second option will be the correct option. Next question, the first state of India to hold election based on universal adult franchise। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है राइट टू वोट को। ठीक है, राइट टू वोट को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोला जाता है। और सबसे पहले जो इस राइट टू वोट के तहत जो सबसे पहली स्टेट थी जिसमें वोट डाले गए थे वो थी हमारी मणिपुर डिस्ट्रिक्ट में राइट टू वोट के तहत राइट टू वोट के तहत सबसे पहले जो वोट डाले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो इंडिपेंडेंट इंडिया के थे, पहले 5 ईयर प्लान्स जो थे उन्होंने क्या क्या थे। सबसे पहले उन्होंने ये किया था कि जो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो मेन फोकस था वो एग्रीकल्चर के ऊपर था। ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस था फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में कि हमने अपनी एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को, एग्रीकल्चर लैंड को जो है वो बेटर करना है। ठीक है, उसमें उसके हिसाब से अगर आपको ये पता होगा जब फर्स्ट 5 ईयर के वो एग्रीकल्चर से रिलेट है तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि इसमें कौन से पॉइंट हैं जो वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। इट एड्रेस द एग्रीवियन सेक्टर, करेक्ट है, मतलब एग्रीवियन सेक्टर को एड्रेस करने के बारे में बात की गई थी इसमें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन द डैम्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज, ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, प्लानर्स वांटेड टू रेज नेशनल इनकम का कोई बात नहीं थी।
इट वॉज फॉर्मुलाइज बाय पीसी मोनोपोलीज, नहीं ये भी गलत है. इट फोकस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, दिस वन इज करेक्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए, बी एंड ई. फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये था आज का PYQ सेशन, पार्ट 1 था इसका, और आगे भी ऐसे पार्ट्स आएंगे. तो हमारे जो ये YouTube चैनल है FPA एग्जाम प्रेप, इसके साथ आप जुड़े रहें. CUET के एग्ज़ाम होने तक हमको बहुत इफेक्टिव और इंफॉर्मेटिव और भी ऐसी वीडियोस आएंगी पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड. तो हेल्दी रहें, अपना ख्याल रखें. थैंक यू.